हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें ताकि हर एक इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और आप हमारी ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ एंड पेड बैचेस के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में वेव के बारे में डिस्कस किया था, वेव क्या होती है, फिर थोड़ा सा साउंड वेव के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो दोस्तों ये जेके एसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एसआई का हो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो या इंस्पेक्टर का हो, ठीक है। तो मतलब कंबाइन बैच लेके यहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि हर एक बंदा इसका बेनिफिट उठा सके। जिसके सिलेबस में नहीं है वो कृपया ना देखे और जिसके सिलेबस में है वो कृपया साथ साथ नोट्स बनाता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा इंटेंसिटी। क्या आ गया हमारा इंटेंसिटी। क्या होती है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो तो होगा अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द मीडियम। मतलब एक यूनिट एरिया में से एक सेकेंड के अंदर कितनी साउंड वहाँ से पास हो रही है। सपोज करो ये यूनिट एरिया आ गया, एक सेकेंड के अंदर इसके अंदर से कितनी साउंड गुजर रही है, कितनी साउंड इसके अंदर से गुजर रही है, वही क्या कहलाएगी, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो लाउडनेस होती है, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, हमारी लाउडनेस के लिए। और ये जो लाउडनेस होती है इसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए बेल का यूज़ किया जाता है। बेल क्या है, एक यूनिट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी साउंड की लाउडनेस को मेजर करते हैं। एक बेल भी होगा और दूसरा डेसिबल भी होगा। अब यहाँ पे भी बेल आ रहा है और नीचे आ गया डेसिबल, बेल यहाँ पे भी आ रहा है। तो डेसिबल मतलब 1/10 ऑफ बेल, 1/10 ऑफ बेल जो होगा उसी को क्या बोला जाएगा, डेसिबल, ठीक है। एक और यूनिट भी होता है, बेल हो गया, डेसिबल हो गया, और फोन, फोन भी हमारा एक यूनिट होता है जिसके थ्रू लाउडनेस को मेजर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी इंटेंसिटी होती है किसी भी साउंड की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे ह्यूमन ईयर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए सूटेबल कितनी साउंड रहती है, कितने डेसिबल की साउंड सूटेबल रहती है, जो आराम से हम सुन सकते हैं, जो हमारे कानों को हार्म नहीं करती, वो कितनी होती है, 45 डेसिबल। 45 डेसिबल की जो साउंड होती है वो परफेक्ट होती है हमारे कानों के लिए, ठीक है। और WHO की बात हुई यहाँ पे, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। कब हुई, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। कहाँ पे, जनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, ठीक है। WHO कब इस्टेब्लिश हुआ, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा के अंदर, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लो दोस्तों। जो नॉर्मल टॉकिंग होती है, हम किसी से भी जो नॉर्मल बात करते हैं उस टाइम पे कितने डेसिबल की साउंड निकलती है, 40 से 45 डेसिबल की। और जब हम तेज़ तेज़ बात करते हैं किसी से तब कितनी डेसिबल की साउंड निकलती है, 55 से 60 डेसिबल की। और जो हमारा डीजे बजता है, ठीक है, जो साउंड वगैरह म्यूज़िक होता है डीजे का, उसका उसकी कितनी डेसिबल साउंड होती है, 80 डेसिबल साउंड होती है हमारे डीजे की। और अगर साउंड 90 डेसिबल से ऊपर चली जाती है वो हमारे ईयर्स के लिए, हमारे कानों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। अगर वो 100 dB क्रॉस कर ले, 100 dB तक पहुंच जाए, उससे ऊपर चली जाए, तो इंसान, ह्यूमन, पागल भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिसको बोला जाता है पिच। क्या बोला जाता है, पिच। पिच क्या होती है, किसी भी साउंड की जो शार्पनेस होती है उसी को बोला जाएगा पिच, ठीक है। अब ये शार्पनेस क्या होती है, किसी भी साउंड का पतलापन या मोटापन, ठीक है। कोई साउंड पतली होती है, कोई मोटी होती है, उसी को बोला जाता है शार्पनेस या पिच, ठीक है। पिच जितनी ज़्यादा होगी
उतनी साउंड क्या होगी, पतली होगी। पिच जितनी कम होगी साउंड उतनी क्या होगी, मोटी होगी। श्रिल मतलब पतला, ग्रेव मतलब मोटा, ठीक है। और ये जो हमारी पिच होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जितनी पिच कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम होगी, ठीक है। देखा होगा दोस्तों आप, हमारे जो मॉस्किटोज़ होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो जब बोलते हैं पास आके, या फिर कोई लेडीज़ अगर बात कर रही है, ठीक है, लेडीज़ की साउंड की भी पिच क्या होती है, बहुत हाई होती है। और जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी भी जो साउंड होती है उसकी भी पिच क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो मॉस्किटो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हाई होती है और पिच भी हाई होती है, और लेडीज़ की वॉइस की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और पिच भी हाई होती है, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा होगी। फिर अगर हम कंपेयर करें मैन के साथ, ठीक है, और रोअर ऑफ लाइन, शेर का दहाड़ना, तो इन सभी की पिच क्या होती है, लो होती है, लो पिच होती है, फ्रीक्वेंसी भी लो होती है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस की पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना ये। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या चीज़ होती है, क्वालिटी से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास कोई दो साउंड्स हैं जिनकी सेम इंटेंसिटी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आपको उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ आइडेंटिफिकेशन करवानी है, पता लगाना है, कोई डिफ्रेंशिएट करवाओगे कि ये साउंड किसकी है, ये साउंड किसकी है, तब हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी फैक्टर। क्या रहेगा, क्वालिटी फैक्टर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो सिमिलर इंटेंसिटी की, दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश साउंड बिटवीन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लूट, वायलिन, सितार, गिटार एक्सेट्रा। ये सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमें पता लगाना कि ये पर्टिकुलर साउंड किस डिवाइस की है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की है, तो हम किस फैक्टर के थ्रू वो चीज़ पता लगाएंगे, क्वालिटी फैक्टर के थ्रू, ठीक है। और सिंगर्स की आवाज़ को भी डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्वालिटी फैक्टर का। जैसे सोनू निगम की अलग साउंड होगी, ठीक है, अनुराधा पौडवाल की अलग साउंड होगी, हिमेश रेशमिया की अलग साउंड होगी। तो इन सभी की साउंड को हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। और सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, जिसके अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोला जाता है टोन। क्या बोला जाता है, टोन। और जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, नोट। नोट क्या आ गया, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। और टोन क्या आ गया, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। ये जो नोट होती है जिसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड होती है, ये बहुत ही सुनने में क्या होती है, प्लेजेंट, बहुत ही मधुर होती है सुनने के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब साउंड किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आती है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सपोज करो ये सरफेस थी, साउंड वेव आई, यहाँ पे आ पड़ी, यहाँ से टकरा के वापस चली गई, तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का किसी सोर्स से, किसी सरफेस से टकराना और फिर वापस आ जाना, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमारे सिनेमा हॉल होते हैं जो भी, ठीक है, जहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो, देखते हो आप, वहाँ पे जो बैठने की चेयर्स लगी होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगी होती हैं। सबसे नीचे होगी पहले वाली, फिर सेकंड उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि सपोज करो ये हमारा अगर यहाँ से साउंड आ रही है, तो साउंड यहाँ से जब निकले तो ऊपर छत से टकरा के सीधे हर एक ऑडियंस के पास वो पहुँच पाए, हर एक ऑडियंस के पास क्या कर सके, इक्वल साउंड पहुँच पाए, चाहे वो आगे बैठा हो या लास्ट पे बैठा हो, सबको एक जैसी साउंड सुनाई दे। इसी वजह से उसका जो सिस्टम है, उसका जो अरेंजमेंट है चेयरिंग का, वो क्या किया जाता है, इस ऑर्डर में लगाया जाता है, ठीक है। फिर ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर वर्क करते हैं, तो हमारा मेगाफोन हो गया, ठीक है, फिर स्टेथोस्कोप हो गया जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद साउंड बोर्ड हो गया। ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे किस के ऊपर फंक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है। अब इको क्या होती है दोस्तों, इको,
इको होती है द साउंड वेव रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए माउंटेन और अदर सरफेस इज कॉल्ड इको। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन मतलब साउंड का टकराना, ठीक है, टकरा के वापस आ जाना। तो इको क्या होगी? इको भी वही चीज़ होती है, वैसी ही होती है। इको भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होती है। देखो, द साउंड वेव रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए माउंटेन और अदर सरफेस। सपोज करो ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, आपने कोई साउंड भेजी, आपने आवाज़ दी, अगर वो साउंड यहाँ से टकरा के फिर वापस आप तक आ जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इको। क्या बोला जाता है? इको। साउंड का टकराना और फिर वापस आपके पास आ जाना, उसी को बोला जाता है इको। ठीक है, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सपोज करो आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आ गया पहाड़, ये रिफ्लेक्ट करने वाला आ गया, ये ऑब्जर्व करने वाला आ गया, ऑब्जर्वर, और ये आ गया रिफ्लेक्टर। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए तब जाके आपको इको सुनाई देगी? तो वो होती है 17.2 मीटर। 17.2 मीटर, कभी कभी 17 मीटर भी दिया होता है दोस्तों। ठीक है, तो मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में, तभी जाके आपको एक इको सुनाई देगी, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगी। और सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। ठीक है, और जो साउंड हमारे ब्रेन के अंदर रहती है कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। कितनी देर तक? 0.1 सेकेंड तक। 0.1 को आप 1/10 सेकेंड भी लिख सकते हो। इतने सेकेंड तक क्या रहती है? वो साउंड हमारे माइंड के अंदर रहती है। फिर बात करते हैं दोस्तों रिवर्ब्रेशन। क्या होता है रिवर्ब्रेशन? ठीक है, ये क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब बहुत सारी रिफ्लेक्शन हो जाएंगी साउंड की, उसी को बोला जाता है रिवर्ब्रेशन। ठीक है, देखो सपोज करो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ठीक है, देखते जाओ, ये वाला एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, ये तीसरा पहाड़ है, ये चौथा पहाड़ है, बीच में खड़ा है कोई पर्सन। ठीक है, इसने कोई आवाज़ दी, इसने कोई आवाज़ लगाई, सपोज करो आवाज़ लगाई, यहाँ से टकराई आवाज़, यहाँ से, फिर यहाँ से इस पहाड़ से टकराई, फिर यहाँ से फिर टकराई, फिर यहाँ से फिर टकराई, फिर जाके इसके पास पहुँची। तो बहुत जगह से रिफ्लेक्ट होके साउंड सीधा फिर इसके पास पहुँची। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएंगी उसी को क्या बोला जाएगा? रिवर्ब्रेशन। क्या बोला जाएगा? रिवर्ब्रेशन। ठीक है, इसी वजह से इसी को रोकने के लिए हम जब भी आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हो वहाँ पे रिवर्ब्रेशन ना हो, ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए क्या किया जाता है? जो भी सिनेमा हॉल की वॉल्स होती हैं या जो फ्लोर होता है वहाँ पे मैटिंग करी जाती है या कोई कपड़ा लगाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, उसको, उस साउंड को एब्जॉर्ब कर सके और आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना सुनाई दे, एक क्लियर साउंड सुनाई दे। ठीक है, और जो मटेरियल लगाया जाता है वो किस नेचर का होता है? एब्जॉर्बिंग नेचर का। कर्टन लगा दिए जाते हैं, मैट लगा दिए जाते हैं, ताकि वो साउंड को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके और हमें क्लियर साउंड सुनाई दे। इसी वजह से, किस वजह से? ताकि रिवर्ब्रेशन वहाँ पे ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। क्या होता है हमारा रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? द डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ साउंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, जब कोई साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, सपोज करो ये एयर था, एयर से वो ग्लास के अंदर गई या वाटर के अंदर गई, तब वो क्या करेगी? अपने रास्ते को थोड़ा सा डेविएट कर लेगी। सपोज करो आपको उसको इस साइड जाना था, ये एयर आ गई, एयर से जब ग्लास के अंदर गई तो उसको इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन गई कैसे? थोड़ा सा टिल्ट होके गई, मतलब अपने रास्ते को उसने क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया। जाना तो इस तरफ चाहिए था उसको, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो गया? अब ये मीडियम अलग आ गया, ये मीडियम अलग आ गया, तो दोनों मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। इसी साउंड की स्पीड अलग अलग होने के कारण क्या होता है? वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेती है। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है? जो हमारी साउंड इज हियर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट्स देन इन डे। ठीक है, अगर कोई भी साउंड रात को आती है वो आपको लंबी दूरी तक सुनाई देती है एज कंपेयर टू डे। ठीक है, डे के अंदर वही आवाज़ आपको कम दूरी तक सुनाई देगी, लेकिन रात को अगर उतनी ही आवाज़ लगाओगे आप तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दूरी पे सुनाई देगी। किसकी वजह से? इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऐसे ही कि हमें रात के अंदर साउंड क्यों दूरी तक सुनाई देती है, दिन में क्यों नहीं सुनाई देती? तो किस वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डोपलर इफेक्ट। क्या होता है डोपलर इफेक्ट?
डॉपलर इफेक्ट कहता है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड apparent frequency is different from the actual frequency of the sound। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर एक सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उससे जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे देखो सपोज करो कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है और ये आप हो। ठीक है, सपोज करो ये ट्रेन चलती चलती आपकी ओर आ रही है हॉर्न बजाती हुई। ठीक है, तो क्या होगा, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी उस हॉर्न की, उससे आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जब वो आपके पास आएगी। लेकिन जब वही ट्रेन आपसे दूरी पे जाएगी तो क्या होगा, वही फ्रीक्वेंसी आपको कम नज़र आएगी, कम सुनाई देगी। ठीक है, तो क्या हो गया, रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से उसकी जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट नज़र आएगी, डिफरेंट नज़र आएगी। ठीक है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, when source is moving and observer is stationary। सपोज करो पर्सन स्टेशनरी स्टेशन पे खड़ा है, फिक्स अपनी पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन ट्रेन क्या कर रही है, उसकी ओर धीरे धीरे आ रही है हॉर्न बजाती हुई। तो इस केस में भी क्या होगा, उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी। या फिर अगर ट्रेन रुकी होगी और पर्सन ट्रेन की ओर मूव कर रहा हो, दूसरा केस क्या आ गया, अगर ट्रेन खड़ी हो, स्थिर अपनी पोजीशन पे खड़ी हो और पर्सन क्या करे, उसकी ओर मूव करता हुआ जा रहा हो, तब भी क्या होगा, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उससे जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उन दोनों के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है ट्रेन भी आपकी ओर आ रही हो और आप भी ट्रेन की ओर जा रहे हो, उस केस में भी क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी और जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, डिफरेंट होंगी। इसी को बोला जाता है, किसकी वजह से होता है, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब सोर्स जितना ज़्यादा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी। ठीक है, और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना हम ट्रेन के पास पास जाएंगे सपोज करो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, हाई होती जाएगी। जितना दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना पास आएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब ये डॉपलर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे फंक्शन करता है, कौन कौन सी चीज़ें डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करती हैं, टू गाइड एयरक्राफ्ट एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जो भी एयरक्राफ्ट को गाइड किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, डॉपलर्स इफेक्ट के थ्रू। और टू स्टडी हार्ट बीट्स एंड ब्लड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर हमें हार्ट बीट की स्टडी करनी है या ब्लड फ्लो की स्टडी करनी है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर या नहीं, तब भी किसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइट के अंदर आएगा, बट इसको लाइट के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। फिर भी आप देख लो यहाँ पे टॉपिक आया, तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है, साउंड का तो हमने पढ़ लिया, रिलेटिव मोशन जब भी होगा। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन किन दोनों चीज़ों के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट के बीच में और लाइट सोर्स के बीच में, जो लाइट प्रोड्यूस करने वाला है और जिसके पास वो लाइट आ रही है, उन दोनों की बात की जा रही है। जब उन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, कैसा मोशन, जब लाइट सोर्स क्या हो, ऑब्जेक्ट से दूरी पे हो, दूर जा रहा हो। जब कोई भी लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा हो, तब जो कलर शिफ्टिंग होगी वो किस साइड होगी, वो रेड कलर की ओर कलर शिफ्ट करेगा, मतलब हमें रेड कलर दिखाई देगा। और जब ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के बिल्कुल पास आ रहा हो, लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास आ रहा हो, उस टाइम पे हमारा कलर कैसा नज़र आएगा, हमें वायलेट कलर, मीन्स वायलेट कलर की ओर वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर स्टार हमारी अर्थ से दूर जा रहा है तो कौन से कलर के अंदर हमें नजर आएगा, तो दूर जा रहा है मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, लाइट सोर्स क्या कर रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो क्या हो गया, वो किस कलर के अंदर नजर आएगा, रेड के अंदर। और वही स्टार अगर अर्थ के नियर बाय आ रहा हो, अर्थ के पास पास आ रहा हो, तो हमें किस कलर के अंदर नजर आएगा, वायलेट कलर के अंदर नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड। साउंड की डाइफ्रैक्शन, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है साउंड की। क्या होती है ये, इफ़ एन ऑब्स्टैकल कम्स और अपीयर्स इन द पाथ ऑफ साउंड, साउंड डेविएट्स एट द एज ऑफ ऑब्स्टैकल एंड प्रोपोगेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्या बोलेगा ये, कि अगर साउंड के रास्ते में, सपोज करो ये साउंड थी, ठीक है, इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल आ गया, कोई रुकावट आ गई, तो क्या होगा, साउंड क्या करेगी, इसके कॉर्नर से बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके कॉर्नर से बेंड होके आगे की ओर बढ़ जाएगी।
ये नहीं है कि पूरी तरह से रुक जाएगी, ठीक है। साउंड ये आ रही थी, इसके रास्ते में रुकावट आ गई, तो इस रुकावट के किनारे से क्या होगी, पास होके आगे की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो यही क्या कहती है, हमारी डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे देखते हो आप, एक रूम के अंदर अगर कोई बातें कर रहा हो तो आपको दूसरे रूम के अंदर भी वो बातें सुनाई देती हैं। क्यों सुनाई देती हैं, इसी डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से। अब रूम तो क्लोजली बंद है, ठीक है, पूरी तरह से दरवाज़ा बंद है, खिड़कियां बंद है, फिर भी आपको बाहर दूसरे रूम के अंदर साउंड सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, इसी डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मैक नंबर की। क्या होता है हमारा मैक नंबर, मैक नंबर रेशो होती है किस किस की, मैक नंबर रेशो होती है हमारी स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। जो कोई भी डिवाइस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड की रेशो, और किसकी स्पीड की रेशो, स्पीड ऑफ साउंड। जो उसने साउंड प्रोड्यूस करी उसकी रेशो, और जिसने साउंड प्रोड्यूस करी उसकी रेशो। ये सोर्स लिखा हुआ है और ये साउंड लिखी हुई है, ठीक है। सोर्स ने जो साउंड प्रोड्यूस करी उसकी स्पीड ये वाली आ जाएगी, और जो सोर्स जो प्रोड्यूस करने वाला है उसकी स्पीड ये वाली। उसकी स्पीड ऊपर लिखनी है, और नीचे वाले उसने जो साउंड प्रोड्यूस करी उसकी स्पीड आपने यहाँ पे लिखनी है। तो दोनों की जब रेशो करोगे, दोनों को जब डिवाइड करोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मैक नंबर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मैक नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाता है, अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है हमारा मैक नंबर, तो बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, सुपरसोनिक वेव्स। कौन सी वेव, सुपरसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी सुपरसोनिक वेव को ही क्या बोला जाता है, शॉक वेव्स। क्या बोला जाता है, शॉक वेव्स। फिर मैक नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी हाइपरसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, हाइपरसोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। अगर मैक नंबर हमारा लेस देन 1 हो जाए, 1 से कम का हो जाए, तो बॉडी हमारी सब सोनिक वेव्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, सब सोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। अगर मैक नंबर हमारा 1 के इक्वल हो जाता है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, सोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे शॉक वेव की बात की गई है, ये सिर्फ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सुपरसोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो हाइपरसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगी। अगर मैक नंबर लेस देन 1 हो जाएगा तो सबसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगी। अगर मैक नंबर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, सोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब ये जो शॉक वेव्स थी, जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो शॉक वेव को प्रोड्यूस करेगी। इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इन वेव्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक जगह से दूसरी जगह इस एनर्जी को कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है। इनकी वजह से विंडो पैन्स के अंदर क्रैक्स पड़ सकते हैं, बिल्डिंग हमारी डैमेज हो सकती है, ठीक है। अगर ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो जो हमारे घरों के शीशे होते हैं, विंडो के पैन्स होते हैं, वो टूट सकते हैं, और जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ सकते हैं। किसकी वजह से, इसी शॉक वेव की वजह से, ठीक है। इसी वजह से जो भी हमारे जेट फाइटर्स होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, सुपरसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से उनको काफ़ी दूरी पे, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ाया जाता है, ताकि वो बिल्डिंग्स को हार्म ना कर सके, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 1500 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकंड। और हम अगर इफ़ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज, अगर हमारी साउंड वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसका रास्ता, तो उसका जो पाथ है वो तो चेंज होगा, लेकिन पूछ रहा है ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ऐसा कौन सा फीचर होगा जो साउंड वेव का चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कभी भी चेंज नहीं होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी साउंड, ठीक है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फिर ए वाइब्रेटिंग बॉडी विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो याद रखना, साउंड वेव हमेशा कौन प्रोड्यूस करेगा, जो बॉडी वाइब्रेट करेगी। जो बॉडी वाइब्रेट करेगी हमेशा वही क्या करेगी, साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगी।
फिर बात करी गई है हाइड्रोफोन। क्या होता है हाइड्रोफोन? एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम पानी के अंदर साउंड को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू हम पानी के अंदर साउंड को मेजर कर सकते हैं, उसी डिवाइस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोन। और ये जो हमारे ईयर्स होते हैं दोस्तों, ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है ईयर का, इसको बोला जाता है पिन्ना। क्या बोला जाता है? पिन्ना। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर का, जिसके थ्रू क्या होता है? सराउंडिंग से हमारे अंदर क्या होती है? साउंड आती है। ये आगे ईयर सपोज कर लो, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? बाहर से सराउंडिंग से इनपुट लेते हैं साउंड की, साउंड इसके अंदर आती है सराउंडिंग से। ठीक है, तो पिन्ने का क्या काम होता है? कलेक्ट साउंड फ्रॉम दी सराउंडिंग, सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करना, ये काम होगा हमारे पिन्ना का। फिर जो ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर किस वेव को प्रोड्यूस करते हैं और कौन सी वेव को ट्रांसमिट करते हैं? तो जो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट भी करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स थे दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर। फिर थोड़ा सा हम ईयर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ईयर की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओटोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओटोलॉजी। ओटोलॉजी क्या होती है? ईयर की स्टडी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटर, जो कान आपकी बॉडी के बाहर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ईयर आपका जो बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? पिन्ना, जो क्या करता है? सराउंडिंग से साउंड वेव को क्या करता है? कलेक्ट करता है। क्या काम होता है पिन्ने का? सराउंडिंग से साउंड वेव को कलेक्ट करना। ठीक है, जब कलेक्ट कर ली उसने आगे ट्रांसमिट कर दी, आगे भेज दी। आगे क्या होगा हमारा? टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको कानों का पर्दा बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करेगी? जो साउंड पिन्ना अंदर लेके आया, वो क्या करेगी? उस वेव को एम्पलीफाई करेगी, उस वेव्स को क्या करेगी? बढ़ाएगी। कितना टाइम्स? 22 टाइम्स क्या करेगी? उन साउंड वेव्स को हमारी टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी? एम्पलीफाई करेगी। क्या करती है? कई बार पूछा जाता है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? तो एम्पलीफिकेशन करना, उस साउंड वेव की इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को क्या करना? बढ़ाना। कितना बढ़ाएगा? 22 टाइम्स उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर हम बात करते हैं ईयर की। ईयर के अंदर हमारे 3 बोन्स होती है, एक स्टेप्स होती है, दूसरी इनकस होती है, तीसरी मैलिस होती है। ठीक है, जो स्टेप्स होती है सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होती है? सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। फीमर सबसे बड़ी बोन आ गई और स्टेप्स सबसे छोटी बोन आ गई। ठीक है, और सबसे छोटा मसल कौन सा होता है? स्टेपडियस। कौन सा होगा? स्टेपडियस। ये भी हमारे ईयर का मसल होता है, जो क्या होता है? सबसे छोटा मसल होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हम दोस्तों सोनार की। ठीक है, सोनार क्या चीज़ है? तो सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है? इट इज़ एन एपरेटस यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। ये एक एपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। लोकेट अंडरग्राउंड वाटर थिंग्स लाइक शोल ऑफ फिश, शिपरैक एंड एनिमी सबमराइन्स। और पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनका पता लगाते हैं, जैसे शोल ऑफ फिश, शिपरैक्ट, कोई शिप टूट गई हो उसके पुर्जे। ठीक है, वो पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या एनिमी की जो सबमरीन्स होती हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, उनका पता लगाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? सोनार का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। साउंड सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो वेव्स फेंकी जाती हैं, फिर वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो उस रिफ्लेक्शन से हम उसके टाइम के थ्रू डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पे वो चीज़ हमसे कितनी दूरी पे वो चीज़ है। ठीक है, तो इसी वजह से किसका यूज़ किया जाएगा? वहाँ पे सोनार का यूज़ किया जाएगा। और जो हमारे बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिसको बोला जाता है, वो भी कौन सी वेव के ऊपर फंक्शन करते हैं? चलते हैं। वो चलते हैं हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर। वो भी क्या करते हैं? पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करते हैं, फिर वहाँ से ऑब्स्टेकल से टकरा के वो सीधे आती है और उनके कानों तक पहुँचती है, वो उसको जज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे उनको एक आइडिया चल जाता है कि ये चीज़ हमसे इतनी दूरी पे है, तो वो अपना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना के फिर उड़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों रेजोनेंस की।
क्या होता है रेजोनेंस, ये भी एक प्रॉपर्टी है साउंड की। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोज्ड फोर्स is equals to natural frequency of body, the body oscillates with a very large amplitude. This phenomenon is called resonance. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए किसके, इम्पोज्ड फ्रीक्वेंसी, इम्पोज्ड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के, जो बाहर से उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सपोज करो ये एक ब्रिज है, ठीक है, पुल जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये एक ब्रिज है, इसकी भी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपनी होगी, ठीक है। सपोज करो जब एक आर्मी सोल्जर का मार्च आ गया, ठीक है, सोल्जर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मार्च कर रहे हैं, दौड़ के चल रहे हैं, ठीक है, सोल्जर इसके ऊपर दौड़ के चल रहे हैं, ये सारे के सारे सोल्जर हैं। जब वो अपने कदम भरेंगे तो उससे भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जब उसकी सोल्जर की फ्रीक्वेंसी और जो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी थी वो एक दूसरे से मैच हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये पुल नीचे गिर भी सकता है, ये पुल डैमेज भी हो सकता है। इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। जब जो हम ऊपर से बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच हो जाएंगी। जब मैच हो जाएंगी तो क्या होगा, जो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी विद लार्ज एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो लार्ज हो जाएगा और उस लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगी, बॉडी ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा पुल डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से बोला जाता है जब भी कोई आर्मी का ग्रुप ब्रिज के ऊपर से जा रहा हो उसको मार्च करने के लिए नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है सिंपल वे में क्या करो, आप चलो, ताकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उनकी पुल की फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच ना हो सके, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या आ गया, जब बाहर वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगी और बॉडी ऑसिलेट करेगी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस ऑफ साउंड। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। साउंड की इंटरफेरेंस, ये भी क्या होती है, साउंड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ये देखो, modification or redistribution of energy due to super imposition of two or more sound waves of same frequency। ठीक है, मॉडिफिकेशन, सपोज करो दो वेव्स थी, ये एक वेव आ गई, ये दूसरी वेव आ गई, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो जो नई वेव निकल के आएगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो वही क्या हो गया, एनर्जी उसकी मॉडिफाई हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई या रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी उसकी। कब, जब एक ये वाली वेव एक दूसरी ये वाली वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज एक दूसरे। साउंड क्या होती है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, हमने अभी डिस्कस किया था। मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। जब दो साउंड वेव्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी, तो एक नई एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। क्या होगी, एक नई एनर्जी क्रिएट होगी, मॉडिफाई हो जाएगी एनर्जी या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसी को बोला जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ठीक है। अगर उन दोनों की दोनों साउंड का सेम फेज होगा, क्या होगा, सेम फेज होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपोजिट फेज होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी और उसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये सेम फेज और अपोजिट फेज क्या है, देखो ये आ गई हमारी वेव, ठीक है। अब इसका क्रस्ट अगर दूसरे की ट्रफ से मिलेगा, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिलेगा, तो क्या आ गया, अपोजिट फेस। क्या आ जाएगा, अपोजिट फेस। और अगर इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सेम फेस। जब सेम फेस होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी और जब अपोजिट फेस होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी। मिनिमम वाले को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव। क्या होती है हमारी स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम टाइप, दो वेव अगर सेम नेचर की होंगी, या तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए या दोनों की दोनों ट्रांसवर्स नेचर की होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों या तो लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए या ट्रांसवर्स नेचर की होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए,
हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो दोनों की दोनों वेव हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ये अगर यहाँ से इधर आ रही है तो ये वाली इधर से इधर आनी चाहिए, तभी जाके हमारी क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। जब ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाली एक दूसरे के ऊपर मर्ज करेंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी, तो क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। इसी को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव भी बोला जाता है और स्टैंडिंग वेव भी बोला जाता है। ये दोनों के दोनों किसके नाम हैं, हमारे स्टैंडिंग वेव के। मतलब जब दो वेव्स सेम नेचर की होंगी और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, टाइम पीरियड भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगी और सेम स्पीड से मूव कर रही होंगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर से इधर आ रही होगी, ठीक है, और ये वाली इधर से इधर जा रही होगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, तब जो मर्ज करके नई वेव बनेगी उसी को क्या बोला जाएगा, स्टैंडिंग वेव। आई होप दोस्तों ये सारा आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों फिर भी कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जो भी आपको फील हुआ हो, अच्छा या बुरा, मैं हर बार बोलता हूँ, अपने रिव्यूज़, अपने जो भी आपको फील हुआ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपके 2 या 3 लेक्चर ही आएंगे, उसमें आपका पूरे का पूरा फिजिक्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है हम MCQs लेके आएँ, जो टॉपिक हमने फिनिश किए उसके प्रीवियस ईयर के MCQs उठा के लाएँ। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि जो हमारे MCQs आएंगे वो भी किसके थ्रू निकलेंगे, वो भी आप जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो MCQs भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।